नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है और उसी में आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कैबिनेट मिशन तक। उसके पहले की सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो जब ये कैबिनेट मिशन आया था, मैंने इसको आपकी पूरी पृष्ठभूमि भी समझाई है, उसमें क्यों आया था, क्या कारण थे और क्यों इसका विरोध किया गया था कांग्रेस के द्वारा और लीग के द्वारा, क्योंकि दोनों ही पार्टी कैबिनेट मिशन से सहमत नहीं थी। जिन्ना जहां एक तरफ अपना राग अलाप रहे थे कि हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये बात कैबिनेट मिशन में निहित थी, लेकिन इसको प्रत्यक्ष रूप में एकदम सामने से नहीं कहा गया था। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जब वाद विवाद चलता है दोनों ग्रुप में, कांग्रेस और लीग में, तब ब्रिटिश सरकार सोचती थी कि हम भारत, इसीलिए तो कैबिनेट मिशन आया था भारत, कि जब वहाँ पर चुनाव हुए ब्रिटेन में और वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद वो कहते हैं कि भारत में भी चुनाव कराए जाने जरूरी हैं। कुछ समय बाद ही आप डेट बताइएगा, ये आपको बताना है कि यहाँ मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि चुनाव कब हुए थे और उनके बारे में आपको एक अच्छा सा अपना नोट्स पूरा तैयार करना है। उसके बारे में आपको ये देखना है कितनी जगह पर कांग्रेस और लीग जीती थी और कहाँ कहाँ सरकारें बनाई थी। तो जब लेबर पार्टी की सरकार वहाँ बन जाती है, इसके बाद भारत में चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। चुनाव होने के साथ साथ लीग एक अपना अलग ही राग अलापते हैं कि किसी भी तरीके से हमें पाकिस्तान पृथक एक राष्ट्र चाहिए जहां पर मुस्लिमों के अधिकार, मुस्लिमों के हितों की सुरक्षा की जा सके। तो ये जो सारे जो चीजें चल रही थी पीछे पूरा बैकग्राउंड में, केवल मैं हर लेक्चर में जनरली ये बोलती हूँ कि केवल और केवल भारत को आज़ाद कराने के लिए केवल हमें ब्रिटिश सरकार से ही नहीं कराना था। जो भारत में उस समय की उपस्थित पार्टियां थीं, जितने भी राजनीतिक दल थे, उन सभी के साथ सहमति बनाना बहुत ही एक पेचीदा और बहुत ही मुश्किल काम दिख रहा था। इसीलिए तो पाकिस्तान का विभाजन, भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान बनता है। तो ये जो गतिरोध चल रहे थे जितने भी, इनको लेकर ही जुलाई 1946 में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, उन पर जरा हम ध्यान रखते हैं और देखेंगे। तो संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में, किसमें, प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में चुनाव संपन्न कराए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव जो थे उनके आधार पर सरकार में भागीदारी से इनकार कर दिया था। मैंने बताया कैबिनेट मिशन आया क्यों था, क्योंकि वो सभी दलों को मिला के एक ऐसा संविधान बनाना चाहता था, एक संविधान सभा बनाना चाहता था जिस पर सभी के सभी दल सहमत हों भारत में। तो फिर होता क्या है, संविधान निर्मात्री सभा में शामिल होना इसने स्वीकार कर लिया था। किसने, इसने क्या कहा था राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के जो थे, पहले तो इन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में क्या हो, सरकार की भागीदारी पे तो मना कर दिया कि हम सरकार में अपना कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन हम संविधान सभा, जो भारत के लिए संविधान सभा बनेगी, उसमें हम शामिल होंगे। वहीं मुस्लिम लीग ने क्या किया, कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को इसने बिल्कुल उल्टा किया। इसने आरंभ में क्या किया, स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में उससे अपनी स्वीकृति को क्या किया था, वापस ले लिया था। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, शेयर कर देना पूरा वीडियो होने के बाद, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके बाद जब अपनी स्वीकृति इन्होंने वापस ले ली, किसने, लीग ने, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा में शामिल होने और मुस्लिम लीग द्वारा अपनी स्वीकृति वापस ले लेने के कारण वायसराय ने लीग के प्रतिनिधित्व के बिना ही कार्यकारिणी का गठन कर लिया। देखिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यही एक ऐसा फैक्टर बन गया था तत्कालीन, जहां पर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसे हम कहते हैं, 16 अगस्त 1946 को ये किया गया था और इसमें बहुत भयंकर तरीके से सांप्रदायिक दंगे होते हैं। आगे हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसमें डिटेल में इसके बारे में। तो ये जब उस लीग को ये पहले ये लगा कि हाँ संविधान सभा बनेगी ही नहीं और जब तक लीग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और लीग के बिना ही कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया। इस बात को थोड़ा सा आप एनालाइज करके देखिएगा। दो पार्टी है, इस पार्टी है और कोई तीसरा बंदा अगर इन्वॉल्व है जो ज़्यादा पावरफुल है, वो कह रहा है पहले आप दो सहमत हो जाइए, और अगर वो दो पार्टी सहमत नहीं होती हैं, उसमें से एक पार्टी को नकारते हुए कोई जो पावरफुल सरकार है वो कांग्रेस के साथ मिलकर अगर किसी कार्यकारिणी का गठन कर लेती है,
तो जाहिर सी बात है जो थर्ड पार्टी होगी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। रीजन उसके, भले वो गलत हो या सही हो, लेकिन उसका वो गुस्सा जो था वो प्रत्यक्ष कार्रवाई, उसने कहा अब तो हम कैसे भी करके पाकिस्तान की मांग जो है उसको हम पूरा करके ही रहेंगे और हम एक अलग राष्ट्र बना के ही रहेंगे, क्योंकि उसका एक ही कहना था हमारे अधिकार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस दिन मनाया गया था। आपके पास ऑप्शन में 3 या 4 डेट ऐसी दी होंगी जो आपको कई बार बिल्कुल सिमिलर सी लगेंगी। हो सकता है 16 अगस्त की जगह 16 सितंबर कर दें या फिर ईयर में थोड़ा बहुत हेरफेर कर दें। तो आपको एकदम पता होना चाहिए 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। अब आगे देखते हैं कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू और उनके सहकर्मियों ने वायसराय की जो काउंसिल के सदस्य थे उसके रूप में क्या ले ली, शपथ ले ली। यह काउंसिल नेहरू के नेतृत्व में एक प्रकार से मंत्रिमंडल के रूप में कार्य करने लगी थी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने शपथ ले ली सदस्यों ने, और वो एक तरीके से नेहरू जी के अंदर एक मंत्रिमंडल उनका बन गया और उस तरीके से वो काम करने लगी। इस बात के लिए नेहरू के नेतृत्व में काउंसिल के राष्ट्र समर्थक कार्यों और कांग्रेस की शक्ति के जो वृद्धि हुई उसको देखते हुए कौन डर गया, वायसराय लॉर्ड वेवेल ने घबराकर मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। जब ये लीग हट गई उसके बाद जो कार्यकारिणी बनी, कार्यकारिणी में क्या हुआ कि नेहरू जी के नेतृत्व में जब लोग काम करने लगे, जिन सदस्यों ने उसमें शपथ ली थी वो काम करने लगे, तो इससे उनको लगा, हमेशा ब्रिटिश सरकार कभी भी ये नहीं चाह रही थी कि सत्ता इनको दी जाए, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही थी, इटली की घोषणा होती है और वहां पर लेबर पार्टी आती है, तो ये सारे जो पीछे सारे काम चल रहे थे, इन चीजों की वजह से लॉर्ड वायसराय क्या हुआ, घबरा गए और उन्होंने सोचा कहीं कांग्रेस ही पूरी तरीके से इस चीज में आगे ना आ जाए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करने के लिए उन्हें राजी कर लिया। मुस्लिम लीग को काउंसिल में शामिल करना इसलिए अपेक्षित था क्योंकि उसके बिना काउंसलिंग असंतुलित थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन्ना ये कहते चले आ रहे थे कि मुस्लिम लीग पूरे मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो अगर कार्यकारिणी जो बनेगी उसमें अगर लीग नहीं शामिल होगी तो मतलब मुस्लिम भी शामिल नहीं होंगे, तो जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल आबादी के थे उससे सदस्य नहीं आएंगे, तो फिर जाहिर सी बात है ये क्या होगा, एक तरीके का असंतुलन हो जाएगा। जबकि कैबिनेट मिशन इस बात पे भेजा गया था कि भारत में जाके एक पक्ष के लिए आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है, जितने भी दल हैं वहां पर उन सभी दलों को मतलब किसी ऐसे मुद्दे पर आपको लाना है, तभी एक सभा का गठन करना है, संविधान सभा का तभी गठन करना है जब सब लोग उस बात पर और हर जगह से उसमें सदस्य जो हों वो उपस्थित हों। तो लीग के बिना ये चीज बहुत असंतुलित थी, तो काउंसिल में शामिल करना इसलिए अपेक्षित था। अब बिना मुस्लिम लीग ने अब भी संविधान सभा में शामिल होने से अस्वीकार कर दिया। क्या किया उसने अभी भी कहा कि हम संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वेवेल ने यह सूचना दी कि मुस्लिम लीग ने काउंसिल में शामिल होना स्वीकार कर लिया है। अब लॉर्ड वेवेल ने जो ये चीजें बोली कि काउंसलिंग शामिल हो रही है, लेकिन लीग ऐसा नहीं कर रही थी। वेवेल के इस कार्य से मंत्रिमंडल में असहयोग का वातावरण उत्पन्न हो गया और लीग द्वारा यह घोषणा कर दिए जाने पर कि संविधान सभा में शामिल होने का कोई फायदा नहीं था। मतलब लीग ये कह रही थी कि संविधान सभा में हमें शामिल होने का कोई फायदा। जब मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी थी कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे या हमें इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो एक अपना अलग ही फायदा और अपना अलग ही रवैया लेकर चल रही थी। वेवेल ने इस असमंजस की स्थिति, जब वेवेल, जाहिर सी बात है इन्होंने कहा कि शामिल हो रही है और एक्चुअली में जो लीग थी वो शामिल ही नहीं हो रही थी, तो एक असमंजस की स्थिति बन गई। किसके लिए? वेवेल के लिए। इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग के सदस्यों की अनुपस्थिति में ही किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा का गठन कर लिया। किसका गठन कर लिया?
संविधान सभा का, और किसकी अनुपस्थिति में? लीग की अनुपस्थिति में। और किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। 9 दिसंबर 1946 को। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। तो कई बार ये पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। ये तब हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी और डिटेल जानेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो तब देखेंगे संविधान का निर्माण किस तरीके से होता है, उस समय पर भी हम ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो संविधान सभा का गठन कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का विरोध किया। जाहिर सी बात है, आपने इतनी बड़ी पार्टी, लीग अपने आप को बहुत बड़ी पार्टी समझती थी, कांग्रेस से छोटी थी, लेकिन वो जब ये बार बार कहती थी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व तो लीग कर रही है, तो लीग भी उस समय पर बड़ी पार्टी थी और लीग ने इस संविधान सभा का क्या किया? विरोध किया और पृथक पाकिस्तान की मांग को और अधिक मतलब प्रखर रूप से मांगने के लिए इसे सामने रखा कि बिल्कुल अब तो किसी भी तरीके से नहीं झुकेंगे, हमें हमारा पाकिस्तान चाहिए ही है। ये सारी चीजें आप जितने भी मैं पीछे से पढ़ाती चली आ रही हूँ, एक लीग और कांग्रेस किसी भी मुद्दे को लेकर कभी भी सहमत नहीं थे। अगर इसमें एक पार्टी की केवल गलती मानी जाए कि सिर्फ लीग ही अपना रवैया अपना रही थी, तो मुझे नहीं लगता, मतलब जो फैक्ट बताते हैं या जो किताबों में लिखा है, कई जगह पर कांग्रेस भी लीग को साथ लेकर चलने में विफल रही। इसीलिए ये जो घटना होती है ये हमें विभाजन के तौर पर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये सारी घटनाएं हो गई। उसके बाद लीग ने सोचा कि जब तुम हमारे किसी बात को मान ही नहीं रहे हो, ना तो ब्रिटिश सरकार और ना ही भारत सरकार जो कांग्रेस है हमें फेवर नहीं कर रही है पाकिस्तान के लिए, तो ऐसे या वैसे कैसे भी करके हम पाकिस्तान के निर्माण के लिए पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल अच्छे से उठाएंगे। हालांकि जिस पाकिस्तान की मांग जब जिन्ना करते थे और ये सोचते थे कि उनके हित और अधिकार सब कुछ बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मौजूदा स्थिति हम सभी जानते हैं कि हित अच्छे होने के लिए उसको अलग किया गया था, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता है। खैर, ये अलग मुद्दा है और अलग बात है। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये बहुत टाइम से चीज़ें चली आ रही थी। टाइम से चीज़ें चले आने का क्या मतलब है? अगर हम ये एक बांटो और राज्य करो की जो नीति थी ना अंग्रेजों की, उसी का एक बहुत बड़ा जो बंटवारा दिखता है ना, एक बहुत बड़ा उसी का पूरा प्रखर रूप था जो हमारे सामने बंटवारे के रूप में दिखाई देता है। अब अगर आप थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि पर जाएंगे, बंगाल का विभाजन हो जाता है। बंगाल का विभाजन क्यों होता था ये बात हम पहले पूरा डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो लेक्चर में जाके नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो क्यों विभाजन होता था? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम बहुल आबादी के कारण ही वो विभाजन किया जाता था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। पर कर्जन उस समय पर क्या करते हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पर शासन चलाना एक साथ आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बड़ा एरिया है पूरा। तो कारण कुछ भी बताएं वो, लेकिन उसकी एक्चुअल सिचुएशन जो थी वो एक तरीके का बांटो और राज्य करो, बांटो और राज्य करो का जो कॉन्सेप्ट था उसी को लेकर ये पूरा प्लान चल रहा था। अब अगर देखा जाए कि उस समय पर जब बंगाल का विभाजन होता है, तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर पृष्ठभूमि समझेंगे, तो जब बंगाल का विभाजन हो जाता है उस समय पर ही कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी बनने लगती हैं कि हिंदू और मुस्लिम थोड़ा सा अलग होने लगते हैं। अलग होने के बाद क्या, वैसे नहीं, हितों के द्वारा अलग होने लगते हैं। कई बार ऐसा हुआ मतलब पूरी हिंदू और मुस्लिम साथ आए, फिर अलग हुए, फिर साथ आए, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन 1930 के बाद जब साइमन कमीशन आया और उसके बाद की जो परिस्थितियां बनती हैं, बिल्कुल अलग सिचुएशन बनती चली जाती है और ये आखिरकार एक विभाजन का रूप लेकर ही खत्म होती हैं, या विभाजन का रूप कहेंगे क्या, विभाजन होकर ही खत्म होती हैं। तो उस समय पर जो अपने अपने अधिकारों के लिए मुस्लिमों को डर लगने लगा, उस समय पर जिन्ना का पदार्पण होता है। फिर कुछ टाइम बाद ही जब 1914-15 के टाइम पे जब प्रथम विश्व युद्ध की सिचुएशन चल रही होती है, गांधी जी का भी पदार्पण होता है राजनीति में, भारतीय राजनीति में। और जब ये आते हैं उसके बाद ये कहते हैं कि ठीक है, हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करेंगे। समर्थन करते हैं, उसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता है। ब्रिटिश सरकार ने जो कहा होता है उसका बिल्कुल भी वो उल्टा करती है, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ये सारी सिचुएशन चली आती है। फिर 1916 में एक बार लीग और कांग्रेस दोबारा एक मंच को साझा करते हैं और साथ आते हैं। फिर कुछ समय बाद ही कि मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिंक करना बता रही हूँ, किस तरीके से आप इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। अगर कभी आपके मेंस में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस आता है तो आप कैसे उस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे पूरा। अब उसके बाद जब खिलाफत पार्टी बनती है और ये जो खिलाफत आंदोलन होता है,
जो टर्की को लेके बनता है होता है पूरा, उसमें गांधी जी किस तरीके से अपना पूरा रोल प्ले करते हैं और पूरे मुसलमान भारत के उसके साथ होते हैं। लेकिन एक चौरी चौरा की घटना हो जाने के बाद ही, कुछ समय बाद ही ऐसा होता है कि सारा का सारा आंदोलन एकदम खत्म होने पे आ जाता है और ये खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद आगे की जो सिचुएशन आती है 15-20 साल बाद और आगे की अगर आप बात देखेंगे, इसमें काफ़ी हद तक ये सिचुएशन आ जाती है कि अब मतलब मुसलमानों के हित जो है वो बिल्कुल अलग। फिर साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन के बाद आने के बाद भी कुछ हद तक ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर बाद में सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है और आगे जब चुनाव होते हैं, उन चुनावों में जो लीग परफॉर्म करती है और जो कांग्रेस परफॉर्म करती है, उससे भी एक मनमुटाव पैदा हो जाता है और बिल्कुल फिर वो पार्टी एक अलग अलग पार्टी के रूप में सामने आने लगती हैं। इसी बीच आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लीग का गठन कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो ये जो सारी सिचुएशन थी, धीरे धीरे फिर क्या होता है कि पाकिस्तान की मांग जो थी वो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। 1900 आंदोलन भी चलते हैं। उसी समय पर जब द्वितीय, अब ये सारी साइमन कमीशन आता है, उसके बाद धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती हैं और 1939 और 40 के लगभग यूरोप में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बादल होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से मंडराने लगते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर ब्रिटेन की बिल्कुल एक तरीके से जिसे कहा जाए ना, कमर टूटने वाली होती है। हालांकि बाद में ये विजित राष्ट्रों के साथ रहता है, लेकिन ये सबसे बड़ी शक्ति के रूप में नहीं उभरता है। सबसे बड़ी शक्ति के रूप में कौन उभरता है? दो देश, अमेरिका और रूस, ये आते हैं बड़ी शक्ति के रूप में। तो ये जो चीजें बन जाती हैं इस तरीके से, अब ब्रिटेन चाहती थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका समर्थन करें, लेकिन भारतीय समर्थन नहीं करते हैं, कुछ अपनी मांगे रखते हैं। इस सारे टॉपिक में बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देती हुई जा रही हूँ। तो ये मांगे ब्रिटेन की नहीं मानी जाती हैं। लगातार ब्रिटिश सरकार जो होती है वो भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, हर आंदोलन को बुरी तरीके से दबाने की कोशिश करती है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है उसमें भी ब्रिटिश सरकार काफ़ी दमनकारी नीतियां अपनाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, उधर लीग अपना अलग राग अलाप रही होती है और ये कांग्रेस के साथ ये पूरे एक अलग तरीके से सिचुएशन चल रही होती है। ये सब होने के साथ साथ लेकिन जिन्ना किसी भी बात में यहाँ पर एग्री नहीं होते हैं कि किसी भी तरीके से हमें भारत के साथ रहना है। इनका एक मकसद था, हमारे हित अलग हैं और कांग्रेस के हित अलग हैं। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। इतना होने के बाद क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में भी यही कहा जाता है कि डोमिनियन स्टेट की मांग, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप में ये नहीं कहा जाता कि पाकिस्तान की अलग मांग हो, अलग निर्माण होगा। उसके बाद कैबिनेट मिशन भी आता है, उसमें भी ये चीज़ एकदम स्पष्ट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको 1905 से लेके 1946 तक की पूरी एक थोड़ी सी स्टोरी टाइप में चीज़ें बता दी। अब प्रत्यक्ष कार्रवाई को अगर आप समझेंगे ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। अब जब संविधान सभा का गठन हो गया और बिना लीग के हो गया, तो लीग इस बात पे गुस्सा आ गई लीग को और उसने कहा कि ऐसे नहीं तो वैसे कैसे भी करके हम अपना पाकिस्तान की मांग को पूरा करके ही रहेंगे। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस को शानदार सफलता मिली। इससे मुस्लिम लीग और भी ज्यादा भयभीत हो गई और उसने कैबिनेट मिशन योजना को क्या किया? ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, जिन्ना ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की धमकी दी। 16 अगस्त 1946 का ये दिन था और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मतलब सांप्रदायिक तरीके का रूप ले लिया, सांप्रदायिक दंगे हुए। इसे इसीलिए तो कहा जाता है ये बिल्कुल अशुभ दिन था। इस दिन पर देश के अनेक स्थानों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। दंगों का मतलब समझते हैं? किसी को भी मार देना, काट देना, कोई इसके पीछे कुछ ना कारण, ना किसी की कंप्लेंट, कुछ नहीं होता। मतलब जो सामने आएगा आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा, जिंदा जला दिया जाएगा, पूरे पूरे घर जला दिए जाते हैं। पुलिस उस टाइम पर ऐसा प्रशासन था कि पुलिस भी एकदम सो गई थी। सारी चीज़ों को लेके 72 घंटे तक ये सिचुएशन लगातार चलती रही और कहा जाता है जो शहर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया था वहाँ पर ही एक ऐसी सिचुएशन हुई। केशवराव कॉटन मिल थी उड़ीसा में, वहाँ पर जो मिल मजदूर काम कर रहे थे अंदर, लगभग 5 से 7 हजार लोगों को सामूहिक रूप से कत्लेआम कर दिया गया था। मतलब एकदम से उन लोगों को मार दिया गया था।
और इसका जो भीषण प्रभाव था वो पड़ा था नोआखली, सिलहट, गढ़मुक्तेश्वर, त्रिपुरा, बिहार तथा अन्य स्थानों पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनमें हजारों लोग मौत के घाट उतार दिए थे। इस दिवस से इतना भयभीत हो गई थी कांग्रेस और सरकारें कि किसी भी तरीके से अगर हमने विभाजन नहीं किया तो ये घटनाएं पता नहीं रुक भी पाएंगी कि ये नहीं रुकेंगी। इसीलिए विभाजन इतना जरूरी हो गया था उस समय पर। ये कहना बहुत आसान होता है, ये बात बहुत अलग है कि कांग्रेस शुरुआत से ही क्यों लीग को साथ लेकर नहीं चल पाई। इसमें केवल एक गलती कांग्रेस की नहीं है, उस समय पर जितनी भी पार्टी और थी, हिंदू महासभा ने भी कम रोल प्ले नहीं किया नेगेटिविटी पैदा करने में। तो लीग इसीलिए तो जब लीग आई थी, लीग अचानक नहीं बनी थी, लीग के पीछे बहुत सारे कारण थे बनने के। जब इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें सामने आई कि इनके हित अलग है, उनके हित अलग है, तिलक ने जो उत्सव मनाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे, छोटे छोटे फैक्टर्स थे जो हर कुछ बुक में मेंशन नहीं है। और ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये सारा का सारा स्पेक्ट्रम का है, लेकिन आप और भी रेफरेंस बुक से देखेंगे तो कई जगहों पर ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष रूप से इन चीज़ों को शो कर रही थी कि ये हिंदुओं की एक पार्टी बन चुकी है। इसीलिए लीग इतना घबराकर इतनी बुरी तरीके से लास्ट तक आते आते पूरा उसने विभाजन लेकर ही वो मानी और हजारों लोग इस सांप्रदायिक दंगों के शिकार हुए और कितने लोग इस चीज़ में मारे गए। अब इसके बाद आती है 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा। ये मैंने आपको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पूरा एक आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट कर दी कि कहाँ से लेकर ये क्यों बनी और क्यों इस तरीके का दिवस इनको मनाना पड़ा। उधर ब्रिटेन से लड़ाई चल रही थी भारत की कि भाई किसी भी तरीके से हमें जल्दी से जल्दी सत्ता मिल जाए, और इधर लीग ये कह रही थी कि अगर धोखे से भी ब्रिटेन इस बात पर राजी हो गया अभी की मौजूदा स्थिति में कि ठीक है हम सत्ता कांग्रेस को दे देते हैं और पूरा हस्तांतरित कर देते हैं, उसके बाद लीग और कांग्रेस आपस में इस चीज़ का निपटारा कर लेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल नामुमकिन दिखाई दे रही थी लीग को। इसीलिए कई अभी जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि नेहरू जी कहते हैं कि ठीक है विभाजन हमने इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि ये विभाजन हम अस्थायी मान के चल रहे थे, और ये मान के चल रहे थे कि पाकिस्तान एक छोटा सा क्षेत्र है, संसाधन सारे भारत में है, तो पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए बचेगा ही क्या, ऐसी सोच थी। लेकिन वो सोच बिल्कुल गलत थी और आज हम उसकी पूरी चीज़ों को देखें तो हम आज भी उन चीज़ों को भुगत रहे हैं, मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है ये चीज़। तो 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा होती है। घोषणा देखिए क्या होती है। ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी और यदि इस तिथि तक संविधान नहीं बन सका तो उस स्थिति में ब्रिटिश सम्राट की सरकार यह विचार करेगी कि निश्चित तिथि को ब्रिटिश शासित भारत की केंद्रीय सरकार की सत्ता किसको सौंपी जाए, मतलब लीग को सौंपी जाए, ब्रिटिश सरकार खुद देखेगी या फिर अप्रत्यक्ष रूप में और उसके बाद या फिर भारत सरकार मतलब जो बनेगी कांग्रेस या उसको सौंपी जाए। लॉर्ड बेवेल के स्थान पर इस समय पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के नए वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। ये पूछ लिया जा सकता है कि माउंटबेटन किसके स्थान पर आए थे, तो ये आए थे लॉर्ड बेवेल के स्थान पर, ये नए वायसराय नियुक्त होकर आए थे। इटली की उपर्युक्त घोषणा में पाकिस्तान के निर्माण का भाव निहित था। ये बात अब सिद्ध हो चुकी थी कि पाकिस्तान का निर्माण तो अब होकर रहेगा। सरकार ने भारतीयों की सत्ता हस्तांतरित करने के लिए तिथि निर्धारित क्यों की थी, इसके पीछे क्या कारण थे। कह सकती थी कि हम कर देंगे, लेकिन तिथि क्यों जरूरी थी, क्योंकि उस समय पर जो सिचुएशन थी उसके लिए समस्या का समाधान करने के लिए एक यही बहुत बड़ी चीज थी कि तिथि का निर्धारण कर दिया जाए। ब्रिटिश सरकार का मानना था कि सत्ता हस्तांतरण के लिए तिथि निर्धारित करने से भारत के राजनीतिक दल मुख्य समस्या के समाधान हेतु सहमत हो जाएंगे, क्योंकि सरकार तत्कालीन संवैधानिक संकट को टालना चाहती थी, किसी भी तरीके से वो संवैधानिक संकट जो है वो टल जाए। और लेकिन ब्रिटिश सरकार अब ये समझ चुकी थी कि सत्ता तो अब हमें इनको देनी ही पड़ेगी, इसको अब हम नहीं संभाल सकते हैं। और क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की कंडीशन ऐसी हो गई थी, ब्रिटेन उतना पावरफुल मतलब राष्ट्र नहीं बना था, तो जाहिर सी बात है कॉलोनी बनाने के लिए बहुत कुछ खर्चों की जरूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें एक साथ ही हुई, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आंदोलन की वजह से ही सत्ता मिल गई, लेकिन बहुत सारे ये भी कारण थे और बहुत सारे पीछे से भी कारण थे।
कि सत्ता को हस्तांतरित करने की जब बात आती थी, ब्रिटेन सरकार भी अब ये समझ चुकी थी कि अब हम कॉलोनी से नहीं बना पाएंगे। वैसे ही इतना विद्रोह है, विद्रोह को दबाने के लिए भी बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ों की, संसाधनों की आवश्यकता होती है। कॉलोनी को पूरी तरीके से अगर आपको अपने कब्जे में रखना है तो उसकी हर प्रतिक्रिया पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। उन सभी के लिए आवश्यकता होती है पैसे की। उतनी ज्यादा पावरफुल ना रहने के बाद ब्रिटेन ने यह विचार किया कि अब हमें किसी भी तरीके से सत्ता को भारत सौंप के आराम से यहाँ से चले जाना चाहिए। यही सोच के साथ आगे वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटेन सोचता है और भारत को सत्ता देता है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो नया डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।